सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, जीवन के हर क्षेत्र में या यूं कहें कि हर पल हर क्षण सुरक्षा कितनी जरूरी है। ऐसा? हाँ बिल्कुल। इतनी गंभीर बात सबसे पहले डरा ले रही है भाई मंजू, क्या बात है? नहीं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से संबंधित है। सड़क पे चलते हुए, किचन में काम करते हुए, घर में रहते हुए, ऑफिस जाते वक्त, हर क्षण हर पल सुरक्षा की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। क्या हम इस बात के प्रति कभी गंभीर रहते हैं? हाँ, हमें तो लगता है नहीं रहते हैं, लेकिन इस बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि वाकई बात तो सोचनी है, सोचना चाहिए इस पर। लेकिन आज सखी विशेष में हम नृत्यांगना अमला शंकर पर बातचीत करेंगे और घुमाने ले चलेंगे सबको अंडमान द्वीप। हाँ बिल्कुल, बड़ा सुंदर द्वीप है ये, बड़ी सुंदर जगह है। तो यहाँ हम घूमने चलेंगे। इसके अलावा स्त्री जो है वो प्रकृति का एक स्वरूप है, तो हम स्त्री की थोड़ी सी इस बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी नहीं, बहुत ठीक से करेंगे। और इसके साथ साथ भाई सब एक बार सजग हो जाइए कि क्या आप नाखून चबाते हैं या चबाती हैं कि नहीं, और चबाती हैं तो किन किन कारणों से, या आपके परिवार में कौन चबाता है। जरा सा शिकायत लिखकर भेजिए तो हमें। और थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उनने इसकी मनाही। देखिए ये भी तो एक सावधानी है ना। हाँ, क्या बात है, ये स्वास्थ्य सुरक्षा की बात है। हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे थे कि जीवन के हर पल हर क्षण जो एक सावधानी से भरा होता है। तो आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है और देश के लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक और सावधान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को एक सप्ताह तक मनाया जाता है, यानी कि पूरा जो सप्ताह होता है। और इस दौरान कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न सिर्फ लोगों को देश की सुरक्षा के लिए जागृत किया जाता है, बल्कि उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा, नारी सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, मिलावटी खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि मिलावटी पदार्थ जो मिलते हैं उनके बारे में कैसे हम सजग रहें और कैसे उससे सुरक्षित रहें, ये सब जानकारी दी जाती है। और इस दौरान लोगों को और भी कई तरीके बताए जाते हैं सुरक्षा से संबंधित, ताकि समय आने पर खुद का बचाव कर सके। और इस मौके पर देश के सभी सुरक्षा विभाग और देश के वीर जवानों को सुरक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा कर अभिनंदन भी किया जाता है। उन वीर सपूतों के हौसलों और जज्बे को सलाम करने का दिन है ये। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा में सेवा देने वाले और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों, जैसे कि पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री, कमांडो, कोस्ट गार्ड, सभी को इस दिन की हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारा देश इन वीर सपूतों की वजह से ही दुश्मनों से सुरक्षित रहता है, और इन्हीं की वजह से हम सभी चैन की सांस भी ले पाते हैं। और देश की सीमा पर तैनात जवान अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा करते हैं, जिससे देश में सुख, शांति और अमन का माहौल कायम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल सिक्योरिटी डे मनाने का मतलब है सिर्फ मतलब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि देश को हम दुश्मनों से या और भी जो है आसपास के जो हमारे लोग हैं उनसे सुरक्षित करें, बल्कि देश के सभी लोगों को, यानी कि जो हमारे आंतरिक जो शांति है उसको भी बनाए रखें, उसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, यानी कि बीमारियों से भी सुरक्षित रखना जरूरी है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचने के लिए इस दौरान लोगों को एक तरह से अभ्यास कराया जाता है, सतर्कता बताई जाती है कि कैसे सतर्क रहें और किस तरह से सभी दृष्टि से हम सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। बिल्कुल। और मालिकों और कर्मचारियों को उनकी कानूनी जिम्मेदारियां भी याद दिलाई जाती है। वर्क प्लेस यानी कि काम करने वाली जो जगह होती है वहां भी सुरक्षा रहे, इस बात को बढ़ावा दिया जाता है। और लोगों को एहतियात बरतने की वाली जो प्रवृत्ति होती है उसको विकसित करने के लिए कहा जाता है। वैसे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, पर
इस दिन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसलिए इसके महत्व को समझना हमें ज़रूरी है और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, दुर्घटना है, उनसे बचाव का प्रयास अगर हम सब करें तो हम सब मिलकर के सुरक्षित रह सकते हैं। केवल खुद ही नहीं बल्कि अपने समाज को, अपने देश को भी सुरक्षित हम रख सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह से जब सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए भाई जो छोटे-छोटे नियम है ना, हाँ। उनका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। सिर्फ ये ना सोचे कि हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ। वैसे अगर अपना भी ख्याल रखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ-साथ रास्ते में जब चल रहे हों, हाँ। आजू-बाजू का भी ख्याल रखें, है ना? बिल्कुल, थोड़ा जो आस-पास चल रहे हैं, क्योंकि हाँ। कई बार हमने देखा है कि दुर्घटना जो होती है, वो जिसके साथ दुर्घटना होती है, वो उसकी खुद की गलती से नहीं कम बल्कि होती है। दूसरे की गलती से हाँ, ज़्यादा होती है। दूसरे की लापरवाही से ज़्यादा होती है और दूसरों की गलतियों से होती है, तो थोड़ा हाँ, सजग रहिए। बिल्कुल। और महिलाओं की जहाँ तक बात है तो जैसे रसोई घर में काम करते वक़्त चूँकि वो गैस पर, आँच पर बहुत सारा काम उनका होता है, पानी का काम होता है, तो इस दौरान भी छोटी-छोटी बातें हैं जिनकी सावधानियाँ रखते हुए या फिर बच्चों को कुछ इस तरह से उनके प्रति भी सावधानियाँ बरती जाए कि वो भी दुर्घटनाओं से बचे रहें। बचे रहें। ये सब सुरक्षा के जो नियम हैं, इन बातों को हमें थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे तो खुश जीवन रहेंगे। अच्छी तरह से खुशहाल बीतेगा। बिल्कुल। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख़यालों में तुम, अब हो जाओ जागर, अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख़यालों में तुम, अब हो जाओ जागर, अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना। आया मदमाठा सावन, फिर रिमझिम की रुत आई, फिर मन में बजी शहनाई, फिर प्रीत ने ली अंगड़ाई। आया मदमाठा सावन, फिर रिमझिम की रुत आई, फिर मन में बजी शहनाई, फिर प्रीत ने ली अंगड़ाई। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख़यालों में तुम, अब हो जाओ जागर, अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना, सजना। सज धज के खड़ी मैं कब से, डोली लेकर आ जाओ, उस पार जहाँ मेरा घर है, उस पार मुझे ले जाओ। सज धज के खड़ी मैं कब से, डोली लेकर आ जाओ, उस पार जहाँ मेरा घर है, उस पार मुझे ले जाओ। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना सागर, इस दिन रहे ख़यालों में तुम, अब हो जाओ जागर, अब आन मिलो सजना, अब आन मिलो सजना।
भाई किसी का आना, किसी का मिलना हमेशा ही सुखदाई होता है, हमेशा ही बहुत मन को प्रसन्नता से भर देता है। और वो मिलने की जो यादें होती हैं वो तो हमेशा के लिए मन में रच बस जाती है और हमेशा ही हमें प्रफुल्लित करती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात है। और जैसे प्रफुल्लित मन हमें लगता है कि जितनी भी ज़िंदगी जीता है, वो बहुत खुशनुमा होती है। और लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी इतनी लंबी आयु जी कर जाते हैं, उसके बाद भी बहुत नाम कर जाते हैं। हाँ। ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि अगर हम बात करें आज जिनकी हमने पहले बताया कि अमला शंकर जी की, हाँ। तो 101 वर्ष तक की आपकी आयु रही। और जिस तरह से उन्होंने नृत्य के क्षेत्र में अपना नाम किया, वो तो है ही बहुत हाँ, बढ़िया। और 93 वर्ष की उम्र तक वो सक्रिय रही अपने काम के प्रति। जी। ये सबसे बड़ी बात है, वरना बिल्कुल। 60 और 65 वर्ष की जब आयु हो जाती तो व्यक्ति अपने आप में ये सोचने लग जाता है कि बस मेरी तो अब काम करने की उम्र हो चुकी है, 60-65 साल हो गए, अब मैं और क्या काम कर सकूंगा, अब तो मेरी आराम की उम्र है, या फिर कुछ मन का कुछ दूसरा कुछ करे, या नहीं, फिर कुछ भी ना करने की हाँ। उम्र है। अब क्या शुरू करेंगे? नया तो बिल्कुल ही नहीं शुरू करेंगे। नए कपड़े खरीदना लोग छोड़ देते हैं, बाकी तो छोड़ दो। हाँ, है ना मंजू? लेकिन जब ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जब तक हाथ पैर अच्छी तरह से काम करते रहते हैं तब तक हमें काम करना चाहिए, या यूं भी कह सकते हैं कि काम करते रहते हैं तो हाथ पैर भी ठीक ठाक रहते जी, हैं। बिल्कुल है सही ना? बात है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। हाँ। और बात फिर वही है कि जैसे हम बार बार बात करते हैं कि अगर आप मन में सब चीज विचार रखेंगे और योजनाएं बना के चलते रहेंगे तो आगे चलते ही रहेंगे, है ना? बिल्कुल। तो प्रख्यात नृत्यांगना अमला शंकर, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। अमला जी का जन्म 27 जून 1919 को अविभाजित भारत के जसोर में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। और मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनके जो पिता हैं, अक्षय नंदी उनका नाम है, उनके साथ वो इंटरनेशनल कॉलोनियल एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए वो पेरिस गई। और उनके पिता जो हैं वो मशहूर एक बिजनेसमैन थे, तो यानी कि प्रसिद्ध घराने से वो थी। और उनके साथ उस जमाने में पेरिस जाना ये अपने आप में बहुत एक अनोखी और बड़ी बात हुआ करती। यानी कि संपन्न भी थी परिवार से। हाँ। और पेरिस में अमला जी की मुलाकात उदय शंकर से हुई, जिन्होंने बहुत बैले नृत्य किए और बहुत सारा उनका एक ट्रुप रहता था। हाँ। और उदय शंकर जी हेमांगिनी देवी और छोटे भाई रविशंकर के साथ आए थे, अपनी माँ हेमांगिनी देवी के साथ। फिर वहाँ रविशंकर के जो बाद में सब जानते हैं सितार वादक बन गए, बिल्कुल। लेकिन हेमांगिनी देवी को अमला बहुत पसंद आई। और अमला जी के पिता ने अमला जी को हेमांगिनी देवी के संरक्षण में वहीं छोड़ दिया और वो वापस लौट आए। हाँ, क्योंकि ये जो अमला जी थी, इन्हें भी नृत्य करने का शौक था। और जब ये उदय शंकर जी से इनकी मुलाकात हुई तो इन्हें लगा कि यहाँ जो नृत्य में उनकी जो प्रतिभा है, हो सकता है कि वहाँ कुछ हो सके, इसलिए वो वहाँ रुक गई। और एक दिन उदय शंकर ने अमला जी से थोड़ा कोई भी जो कुछ भी उन्हें आता है उसे परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कहा। तो अमला जी ने उन्हें परफॉर्म करके दिखाया और क्या खूब उन्होंने नृत्य किया। और उदय शंकर इस बात से बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि वो खुद एक अच्छे कोरियोग्राफर थे। फिर उदय शंकर ने अमला जी के लिए कालिया दमन नाम से एक डांस कोरियोग्राफ किया, जिसका प्रदर्शन 1931 में बेल्जियम में हुआ। और यहीं से अमला जी के डांस करियर की शुरुआत हुई। जी हाँ, और 1930 के दशक के शुरुआती वर्षों में उदय शंकर ने एक नृत्य मंडली तैयार की और पूरे विश्व में घूम घूम कर प्रस्तुतियां दी गईं। 1938 में वे भारत आए और अल्मोड़ा में उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर की स्थापना की। अमला जी भी इसमें शामिल हो गईं और अब तक इनकी उम्र लगभग 20 वर्ष हो चुकी थी। बिल्कुल, अमला जी ने उदय शंकर के नृत्य की भाव भंगिमाओं को और तौर तरीकों को अच्छी तरह से जाना, समझा और आत्मसात किया, तथा उदय शंकर की इस धरोहर को उन्होंने 93 वर्ष की उम्र तक आगे बढ़ाया। 1942 में उदय शंकर का ये सेंटर बंद हो गया। तब उन्होंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जो युवा उम्र के डांसर्स और नृत्य अकादमी की स्थापना के संबंध में थी, जो शायद उनकी खुद की ही कहानी थी। इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनी कल्पना, जो 1948 में रिलीज हुई, जिसमें उदय शंकर और अमला शंकर ने अभिनय किया था। और ये जो नाम है ना कल्पना, ये भी अमला जी ने ही उन्हें सुझाया था। उनका ये कहना था कि कोई ऐसा हिंदी से संबंधित कोई नाम होना चाहिए। उदय जी कुछ और उसका नाम रख रहे थे, लेकिन अमला जी ने कहा कि नहीं, हम इस फिल्म का नाम रखेंगे कल्पना।
इस बीच फिर 1939 में अमला जी एक डांस ग्रुप के साथ चेन्नई में अपना प्रदर्शन कर रही थी। तभी उदय शंकर ने उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया और इसके 3 साल बाद यानी 1942 में अमला जी और उदय शंकर शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद दोनों चेन्नई आ गए और फिर 2 उनके बच्चे हुए, आनंद और ममता। बिल्कुल। फिल्म चूंकि अपने समय से काफी आगे की सोच वाली थी, इसलिए अधिक चली नहीं और इस वजह से दोनों को काफी निराशा हाथ लगी और वे दोनों अपने दोनों बच्चों को लेकर कलकत्ता चले गए। वहां उन्होंने कला केंद्र की स्थापना की और अमला शंकर को उसका निदेशक नियुक्त किया गया। अमला जी ने यहाँ लगभग 50 वर्षों तक काम किया और भावी पीढ़ी को पढ़ाना, नृत्य सिखाना, कोरियोग्राफ करना, ऐसे सभी काम उन्होंने यहाँ किए। बिल्कुल। लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध जब इसका मंचन किया गया तो अमला शंकर ने न सिर्फ इसमें मुख्य भूमिका निभाई बल्कि इसकी कोरियोग्राफी की, इसका पूरा स्वरूप बनाया, पूरी डिजाइन बनाई, वेशभूषा, प्रोजेक्शन के लिए पेंटिंग बनाने जैसे सभी काम उन्होंने किए और इस तरह से उन्होंने अपने ये सारी प्रतिभाओं का परिचय दिया। बिल्कुल। बहुआयामी प्रतिभा की वो धनी थी जिसका परिचय उन्होंने इसमें दिया और अमला शंकर ने कान फिल्म फेस्टिवल में भी शिरकत की थी और रेड कारपेट पर चलकर सुर्खियां बटोरी थी। उदय शंकर के साथ उनकी नृत्य जोड़ी काफी मशहूर हुई थी। 1948 में उनके द्वारा बनाई गई फिल्म कल्पना की साल 2012 में कान फिल्मोत्सव में स्क्रीनिंग हुई थी। कितनी बड़ी बात है कि 1948 में जो फिल्म बनी 2012 में उसकी स्क्रीनिंग हुई कान फिल्म फेस्टिवल में। यानी कि जो पहले हम लोगों ने बताया ना कि बहुत आगे की फिल्म थी इसलिए लोगों को शायद हजम नहीं हो रही थी। हाँ, और एक बात और यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि अमला जी जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल में जब पहली बार गई थी और उसके बाद जब दूसरी बार गई तब 81 वर्ष का अंतर हो चुका था। तो उन्होंने ये बात वहाँ मेंशन की थी, बताया था उन्होंने सबको कि देखो उस समय मैं यंगेस्ट थी जब मैं आई थी और आज भी मैं ये समझती हूँ कि 81 साल के बाद भी मैं सबसे अधिक जवान हूँ। क्या बात है। अमला शंकर भी जाहिर है कि 90 साल की उम्र तक नृत्य के क्षेत्र में सक्रिय रही और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2011 में बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। 24 जुलाई 2020 को 101 वर्ष की उम्र में आप इस दुनिया को विदा कहकर चल दी। बिल्कुल। तो ऐसी जो मशहूर नृत्यांगना या प्रख्यात नृत्यांगना अमला जी के बारे में हमने जानकारी हासिल की और ये बड़ी प्रेरणादायी भी रही कि कब किस तरह से व्यक्ति जो है अपने आप को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रख करके काम में लगाए रखे, तो उम्र जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन के प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदिया होकर प्यासी हूँ मैं, मन के प्यास बुझाने आई, मन के प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता।
डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, मैं नाचूं शंकर के आगे। होके रहेगी जीत उसी की, होके रहेगी जीत उसी की, जिसकी सलाह से शंकर जागे। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास। रेणु जी, ये जो गीत हमने सुना ना, ये कल्पना फिल्म का गाना है, लेकिन ये वो कल्पना नहीं है जो 1948 में अमला जी और उदय शंकर ने बनाई थी, जी। बल्कि ये 1960 में इसी नाम से एक और फिल्म बनी थी, ये उसका गाना है जो हमने अभी अपने श्रोताओं को सुनाया। और इसलिए सुना दिया कि एक तो नाम एक था, हाँ। और दूसरा विषय भी बहुत कुछ नृत्य पर आधारित ये भी फिल्म थी, तो हमने सोचा कि चलो ये वाली सुना देते हैं। हाँ, तो अब थोड़ा सा घूमने फिरने की बात कर ली जाए। बिल्कुल, हाँ भाई। और कुछ घूमने की जो जगह है उनके दो नाम बिल्कुल एक से नहीं होते हैं, है ना। तो अंडमान निकोबार जो है वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है और बिल्कुल अलग है। हाँ। विदेश और कहीं और जाने से बेहतर है कि अपने देश में घूम लिया जाए। हाँ, और मुझे लगता है रेणु जी कि हमारे देश में भी वैसी सारी चीजें मौजूद है। आप पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, उत्तर में जाएं, दक्षिण में जाएं, तो इस तरह से सभी जगहों को अगर घूमेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई ये चीजें विदेश में जो है तो हमारे देश में क्या कम है इससे, ऐसी सारी चीजें हमारे यहाँ भी है। तो आप घूमें फिरें, देश की संस्कृति को जाने, यहाँ के कैसा यहाँ का मौसम रहता है, कैसा वातावरण है, लोगों की वेशभूषा, खान पान, इनसे हमारा परिचय होता है। इसलिए घूमना बहुत आवश्यक है, हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। हाँ, और एक ये भी समझ में आता है कि कितनी विविधता है हमारे देश में। जैसे अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान द्वीप जो दक्षिण में है, सभी जानते हैं, हिंद महासागर में स्थित है, जो पूर्व एशिया का हिस्सा है, और ये केंद्र शासित राज्य है। पर्यटन के लिए बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल अभी भी जैसे लगता है कि अछूता सा है। बहुत साफ सफाई है। अंडमान में करीब 570 उष्णकटिबंधीय द्वीप हैं, जिनमें से केवल 36 द्वीपों पर ही लोग बसे हैं। अंडमान केवल स्कूबा डाइविंग और अपने सुंदर समुद्री तटों के लिए ही नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले कई अलग अलग प्रजाति के प्राणी, पक्षी, सुंदर फूल, ऐसे बिल्कुल अलग ही मतलब सौंदर्य देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ घूमने का जो सही समय है उसकी अगर हम बात करें तो यूं तो अंडमान का मौसम वर्ष भर सुहावना रहता है, लेकिन घूमने के दृष्टिकोण से नवंबर से लेकर अप्रैल माह तक का जो समय है वो सबसे अच्छा समय होता है, और मई माह से दिसंबर माह तक यहाँ अधिकतम वर्षा होती है। यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं इस बारे में अगर हम बात करें तो देश की सभी प्रमुख एयरलाइंस की नियमित उड़ानें पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट से कई एयरलाइंस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चेन्नई को जोड़ती है। जी, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं, जहां आप रह रहे हैं उसके पास ये सारे बड़े शहर हैं। और यहाँ पर खान पान में अन्य राज्यों की तुलना पर यहाँ का थोड़ा सा अलग है। यहाँ के खान पान में मुख्य रूप से समुद्री जीव शामिल हैं। जाहिर है कि समुद्र का किनारा है, लेकिन ये एक पर्यटन स्थल है, इसलिए सभी चीजें मिलती हैं। व्यावसायिक दृष्टि से लोग वहां पर ये भी करते हैं। यहाँ के होटलों में दक्षिण भारतीय भोजन प्रमुख रूप से शामिल है, और एक बड़ी आबादी तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा भाषी है। इसलिए खुशबूदार मसालों के साथ सांभर, इडली, डोसा और इनकी खुशबू आप बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं जब आप वहां घूमेंगे तब। बिल्कुल। और अगर उसकी क्वालिटी अगर देखी जाए ना रेणु जी, तो वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, क्योंकि जब हम भी वहां गए थे और हमने जब वहां का इडली और डोसा खाया ना, तो हमें इतना आनंद की अनुभूति हुई कि शायद यहाँ मुंबई में रहकर कभी हमने उतना स्वादिष्ट नहीं खाया है। मंजू के चेहरे से पता चल रहा है कि बहुत अच्छा था। और वाकई अच्छा होता है। कभी कभी ऐसे ही आप कन्याकुमारी जाएं तो भी ऐसे ही आभास होता है, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा स्थानीय सा उसमें एक स्थानीय खुशबू कह सकते हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और यहाँ के घूमने लायक स्थानों की बात करें तो पहला जो है वो है हैवलॉक द्वीप। इस द्वीप का नाम ब्रिटिश जनरल हेनरी हैवलॉक के नाम पर रखा गया है, और ये अंडमान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस पर स्थित जो राधानगर समुद्र
तट है वो सन 2004 में टाइम पत्रिका द्वारा एशिया का सबसे खूबसूरत समुद्री तट घोषित किया गया। हैवलॉक द्वीप पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ तरह तरह के समुद्री जीवों को देखने का आनंद ले सकते हैं और यहाँ की स्थानीय चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। और यहाँ का जो फूड है, खाना भोजन है, वो भी काफी प्रसिद्ध है। और अगर घूमने की जैसे हमने बात की तो यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे सेल्युलर जेल है। इसका निर्माण काल बताते हैं कि 1896 में शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। ये जेल 7 शाखाओं में फैली हुई है और इनमें कुल 694 कमरे हैं। और इस जेल के अंदर एक संग्रहालय भी बना हुआ है जहां पर पुराने अस्त्र शस्त्र और पुराने चित्र देखने को मिल सकते हैं। ये वो जगह है जहां जब संघर्ष चल रहा था तो जो दीवाने थे यानी कि हमारे जो वीर जवान थे या सेनानी थे, उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी, जिसकी अक्सर हम आज भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और शाम को यहाँ पर, ये वही जगह है सेल्युलर जेल जहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। शाम को यहाँ पर लाइट और साउंड के साथ विशेष प्रदर्शन होता है, शो किया जाता है। और जब हम इसे देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है जब हम दशकों का सफर देख रहे हैं और पीछे लांग कर हम सीधे ब्रिटिश काल में जाकर पहुंच जाते हैं। ये जो लाइट एंड साउंड का जो प्रदर्शन होता है, यहाँ आज़ादी के सिपाहियों को काल कोठरियों में रखा जाता था। यहाँ की एक एक ईंट की एक एक कहानी है। बाकी बातें वहाँ पर सूचना पट्ट पर लिखी बातें पूरा बता देती हैं और ये सब देखने के बाद जाहिर है कि हम सबकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल। और वहाँ की जब हम जाते हैं ना रेणु जी, और वो लाइट एंड साउंड शो हम देखते हैं और उन कोठरियों में जब हम घूमते हैं ना, तो अचानक ही मन के अंदर एक यूं कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ सी होती है। और उस हमने कहा ना कि आप उस समय को लांग करके हम आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लग जाता है कि किस तरह इन कोठरियों में हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने समय बिताया होगा, कुछ देख सकते हैं, यातनाएं उन्होंने सही होगी। तो वहां जाने पर हमें थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आपको बहुत सारा इतिहास वहां जानने को जरूर मिलता है। अब बात करते हैं चिड़िया टापू और मुंडा टापू की। ये दोनों आसपास ही हैं। चिड़िया टापू को सूर्यास्त पॉइंट या बर्थ आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इन दोनों ही टापू की प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये भी देखने लायक जगह है। समुद्र तट में कार्बन कोव्स नारियल के वृक्षों से घिरा हुआ है ये, और ये तट सूर्य स्नान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग के साथ साथ कई अन्य वाटर एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है। इसी तरह से रॉस आइलैंड का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर ब्रिटिश राज्य से लेकर भारत के स्वतंत्र होने तक की कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं। ब्रिटिश काल की कई ऐसी इमारतें भी हैं जो अब खंडहर हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, आप उन्हें देख सकते हैं। बिल्कुल। वाइपर द्वीप का भी ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं कि ब्रिटिश काल में जब आजादी के मतवालों को यहाँ लाया जाता था तो सबसे पहले वाइपर द्वीप पर ही उन्हें उतारा जाता था। वर्तमान में ये पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा आप बेरन द्वीप, डिग्लीपुर, सिंक व रेड स्किन द्वीप, नारकोटम द्वीप और रुतलैंड द्वीप, ये भी आप देख सकते हैं। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जब आप वहां जाएंगे और गाइड से पूछेंगे तो वो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे और दिखाएंगे। वो तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ प्रकृति आपके साथ हर वक्त हर पल साथ में रहेगी। हाँ, और वहां का जो समुद्र तट है ना रेणु जी, उसका जो पानी है ना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस पानी का रंग बदलता है। ये जो दृश्य होता है ना, ये सचमुच देखने लायक होता है कि जहां हम खड़े हैं वहां रेत है बहुत सारी, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे आगे नजर दौड़ाते जाएंगे, पहले गहरा नीला पानी है, फिर उससे थोड़ा हल्का होता है, फिर और हल्का होता है। इस तरह जो पानी का रंग बदलता है ना, वो दृश्य अपने आप में बहुत अनोखा होता है और उसे देखने का जो आनंद है वो तो वहां जाने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और एक बात और है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलता है, बल्कि यूं कहें कि हमें तो लगता है कहीं ना कहीं मंजू की, जब जैसे कि सूर्य भी जब अपनी अपनी दिशा बदलता है, थोड़ी सी यूं कह सकते हैं कि उसकी तेजी कम होती है तो भी समुद्र के पानी का रंग बड़ी तेजी से बदलता है। हाँ। वो भी बड़ा मजेदार लगता है। थोड़े से कहीं बादल आ गए तो भी रंग बदल जाता है। तो प्रकृति हर समय रंग बदलती रहती है, उसका आनंद वहां जाकर जरूर लें आप। बिल्कुल। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई, दरिया किनारे एक बंगलो
ऐसा ही बंगला तेरे लिए बांधूं तो पाए जिया चैन। ऐसा ही बंगला तेरे लिए बांधूं तो पाए जिया चैन। कभी हाथ न आए कभी दिल में समाए, काहे सताती है री आई हाय। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई। जय जो जय, अरे जाएगी कहाँ रे पोरी, अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई। आई जो आई दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई जो जई। दरिया किनारे एक बंगलो गोरी जई। गीत हमने सुन लिया। और दरिया किनारे ऐसे बहुत सारे बंगले हैं वहां पर जिन्हें आप हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं और वहां रह सकते हैं। बड़ी खूब कई तो जगह ऐसी है ना कि जो उनके घर हैं लेकिन घर का कुछ एक हिस्सा है जो वो आने वाले जो सैलानी होते हैं उनको किराए पर देते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी बंगला ले सकते हैं, रह सकते हैं। क्या बात है, मतलब बिल्कुल दरिया किनारे अब बंगला लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दरिया की जब बात आती है तो कुछ लोग जैसे समंदर को दरिया कहते हैं, कुछ लोग नदी को भी दरिया कहते हैं। तो चलिए, आप बहुत दूर तक अगर घूमने नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके शहर में कहीं कोई ऐसी नदी है या कोई झरना है या कोई समंदर का किनारा है तो थोड़ा सा वैसे ही टहल आइए, देखिए कितना सुकून मिलता है आपको, है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और फ्रेशनेस जो कहते हैं, ताजगी है वो आ जाती है। और एक हमेशा जो हम काम करते रहते हैं उससे अगर थोड़ा कुछ अलग किया जाए तो आगे का जो काम है उसको करने के लिए एक नई स्फूर्ति भी हमारे अंदर आ जाती है। तो इसके लिए भी घूमना फिरना बहुत जरूरी है और प्रकृति के साथ रहना चाहिए। और वैसे भी जैसे कि आज हम कहने जा रहे हैं ना कि प्रकृति के हर रूप में स्त्री है, तो हमारी एक सखी लिखकर भेज रही है, वास्तव में स्त्री और प्रकृति में असीम संभावनाएं हैं और समानता है। स्त्री प्रकृति का ही पर्यायवाची रूप है। जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो हमें स्त्री के विभिन्न आयामों यथा माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका के रूप का भान होता है। ममता और सौंदर्य की छाव हमें तो दोनों में ही मिलती है, है ना। बिल्कुल, तो इन सखी को हम धन्यवाद देते हैं। और एक हमारे श्रोता ने ये भी लिखा है कि प्रकृति के हर रूप में स्त्री है। ये सही है कि नारी ही जगत जननी है। नारी जहाँ एक और माता के रूप में पूजी जाती है, वहीं बहन के रूप में स्नेह देती भी है और पाती भी है। स्त्री के अनेक रूप हैं, माँ, बेटी, बहन, दादी, नानी, चाची, बुआ। स्त्री के इन सभी रूपों में जो एक विशेष गुण है वो है ममता का। चाहे कोई भी किसी की माँ हो, बेटी हो, बहन हो, चाची हो, बुआ हो, सभी अपनों से ममता रूपी व्यवहार करती है। नारी ही वो शक्ति है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील और सहनशील है। तो इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तो हम एक और अपनी सखी को देंगे, उन्होंने कविता लिखकर भेजी है। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं कि खूबसूरत प्रकृति मानव सभ्यता के लिए किसी भी उपहार से कम नहीं है। और बिना किसी मोल के हमें ये उपहार मिला है, बिना कुछ किए मिल गया है। सिर्फ हम जन्म हमने इस धरती पर ले लिया और हमें ये उपहार मिल गया। हाँ, लेकिन अब सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन जैसे बाकी उपहार जब होता है तो हम बहुत बहुत दिनों तक संबंध बनाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ मुस्कुराना पड़ता है। जी, लेकिन ये तो बस हम पैदा हुए और हमें मिल गया, है ना। तो ऐसा है, स्त्री प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है, वहीं स्त्री धरती का प्रतिरूप है। जैसे प्रकृति में समय समय पर तब्दीली आती है, उसी तरह स्त्री का भी रूप बदलता है। वो सृजन करती है। धरा पर जैसे प्रकृति जीवन को थामे रहती है, वैसे ही स्त्री मानव जीवन को संभाले हुए है। स्त्री मानव जगत के विकास की एक तरह से कह सकते हैं धुरी है, केंद्र में है। और नव सृजन का तोहफा प्रकृति ने सिर्फ स्त्री को ही दिया है। हर महीने की तकलीफ में तप कर उसका शरीर और मन शक्तिशाली बनता है। यही गुण उसे माँ बनने यानी कि सृजन करने का वरदान देते हैं। और यूं कह सकते हैं कि साबित कर दिया है कि स्त्री में दर्द सहने की क्षमता प्राकृतिक रूप से अधिक होती है। ये सब डॉक्टर भी कहते हैं कि स्त्री जितना दर्द सहन कर सकती, पुरुष में उतनी शक्ति नहीं होती है।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें मौका भी नहीं मिलता है क्योंकि प्रसव की जब बात आती है और जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो वैसे भी पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा ही जाता है कि दूसरा जन्म होता है एक औरत का, एक स्त्री का। तो ये वाक़ई यूँ ही नहीं कहा जाता। पहले तो उसकी दर्द की जो वेदना होती है उसको समझना बहुत दर्द तो वैसे भी किसी का नहीं समझा जा सकता और ये जो प्रसव पीड़ा है वो तो अपने आप में बिल्कुल अलग होती है। बस लेकिन जो बच्चे की किलकारी है वो सब कुछ हर लेती है ना? और शारीरिक संरचना कुछ इस तरह की बनाई गई है कि वो सह सके। लेकिन ये बात है कि जब स्त्री इतना दर्द सहकर कोई नव सृजन करती है तो पुरुष का उसके अंदर अगर यूं कह सकते हैं कि थोड़ा भावनात्मक सहयोग अगर मिल जाए तो क्या बात है, मतलब ये उन्हें करना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो भावनात्मक सहयोग भी नहीं मिल पाता है, तब तकलीफ और बढ़ जाती है। तभी बढ़ती ही है। हाँ। जी हाँ। वैसे भी गर्भधारण के बाद से शारीरिक और मानसिक तौर पर कई कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी अपनी संतान के प्रति मन में अगाध प्रेम रखती है स्त्री। यहाँ पर जैसे कि तुम बराबर हम लोग बात करते हैं डिलीट करना चाहिए, तो ये प्रकृति ने ही दिया हुआ कि अपने आप ये डिलीट हो जाता है कि हमने कौन सी पीड़ा सही थी इस बच्चे को जन्म देते समय। वही संतान के लिए अपने मन अब तक जो देखा नहीं सिर्फ महसूस किया है, वो उसके एहसास और उसकी गतिविधियों से खूब खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। चिकित्सा जगत के शोक बताते हैं कि गर्भधारण के समय स्त्री के शरीर में ही नहीं मस्तिष्क में भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन सर्जक है वो सो हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेती है। स्त्री सबसे बेहतर पालनहार मानी गई है और इसलिए बच्चे के भावनात्मक तौर पर माँ के वो ज्यादा करीब होती है। बिल्कुल। हमारी सखी ने जो भेजा है वो कुछ हमारी आगे की बातों से शायद जुड़ जाए। ये स्त्री सब कुछ जानती है, ये स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वो बताती है। नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में, जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में जाने, खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में एक गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बासियां, इन्हें समझो। इस स्त्री से न डरो न इसे डराओ। क्या बात है सचमुच उसमें बहुत शक्ति होती है और समय आने पर वो अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन समस्याओं को सुलझा भी लेती है, उनका मुकाबला भी करती है। लेकिन कई लोग समझते हैं भाई अबला नारी है, इसमें क्या कर सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, स्त्री में असीम शक्ति होती है। बिल्कुल, ये जो कविता की बात है वो बिल्कुल सही है कि जब उसकी यंत्रणा गृहों की बात आती है तो वो क्या बताती है, एक प्यारा सा गीत सुनना चाहती है। विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की तो जाहिर है कि स्त्री बहुत बेहतर परिणाम देती है, चाहे कोई भी स्थिति हो वो संभाल लेती है। वैसे भी कहा जाता है बहुत ही अच्छी अभिनेत्री होती है। और साथ ही ये भी सच है कि हम महिलाएं भावनात्मक और मानसिक रूप से ज्यादा सुदृढ़ होती हैं, जो उनके लिए सामाजिक परिस्थितियों में सहायक गुण साबित होते हैं। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कुछ इस तरह से है या कुछ ऐसा बनाया गया है, बताया गया है कि वो मान भी लेती है कि वही कर सकती है और उसे करना है। तो यहाँ पर उसका मन जो है वो इस तरह से सशक्त और हो जाता है जब उसे ये कहा जाता है कि तुम कर सकती हो और या तुम्हें ही करना है। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा ना कि सामाजिक व्यवस्थाएं भी कुछ ऐसी है कि समझा भी यही जाता है। अब घर के अंदर भी वातावरण कुछ ऐसा ही होता है कि जब बेटा और बेटी होते हैं तो बेटे को अच्छा खाना खिलाया जाता है, उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई मेरा बेटा बड़ा होकर के ये बनेगा, वो बनेगा और ये काम करेगा, वो करे या ना करे ये अलग बात है। लेकिन ऐसा कहा जरूर जाता है, जबकि अच्छे खान पान की, अच्छी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत लड़की को होती है। अगर अच्छा खान पान होगा तो आगे जो भावी पीढ़ी को वो जन्म देने वाली है उसको उन परिस्थितियों से वो अच्छी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन इस बारे में सोचते बहुत कम लोग हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात करने का उद्देश्य यही है कि आप हर स्त्री का, हर बच्ची का, हर लड़की का सम्मान करें, उसे उसका अधिकार दें, उसकी अच्छे खान पान की, अच्छी शिक्षा की तरफ ध्यान दें और संरक्षण जो है आप उसका इस तरह से करें या फिर उसे इस तरह से पढ़ाए लिखाएं कि भाई तुमको नीचे रहना है, हमेशा ये शिक्षा ना दे, बल्कि तुम अपने आप में एक अलग व्यक्ति हो, इस बात की शिक्षा दी जाए। बिल्कुल, इस बात की शिक्षा दी जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ हम मकान, कपड़े और सारी व्यवस्थाएं और पैसे देकर या बच्चों की परवरिश करके घर का सामान लाकर हम ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जो भावनात्मक संरक्षण है,
सहयोग है, उसकी आवश्यकता वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के सदस्यों से मिल सकती है। ये सामान की जो बात है, ये लाने की बात है या वो है, ये सारी चीजें आजकल बड़ी आसान है। आप किसी को भी पैसे देकर मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन जो भावनात्मक संघर्ष की बात है, वो जो अपने आप से जूझती है, उसमें परिवार का सहयोग और मानसिक संबल जो चाहिए, उसके प्रति थोड़ा सा आप सोचें और उसके प्रति सतर्क रहें और वो आप उसको दें। बिल्कुल। और एक बड़ी दुखद परिस्थिति जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो बड़ा कष्ट होता है कि जैसे किसी महिला को अगर 2 लड़कियां हो गई, तो उसके घर के जो लोग होते हैं ना, इतना उसे उलाहना देने लग जाते, अरे 2 लड़कियां हो गई, लड़का हुआ ही नहीं अभी तक, लड़का होना चाहिए, उसकी जरूरत ज्यादा है, और इसके लिए उसे ताने मारे जाते हैं और पता नहीं क्या क्या उन्हें बोला जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना, जब हम सुनते हैं इसके बारे में, बड़ी दुखद होती है, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री, ये किसी के भी हाथ की बात नहीं होती है। तो इस बात को जरा समझे और थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से इस बात की तरफ इसको मामले को निपटाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरबा लगाए, झूलना में बैठ आज पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, गैल गैल कुंज कुंज, गैल गैल कुंज कुंज, गुन गुन भारो की गुंज, राग रंग अंग अंग छेड़त रसिया नंग, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनो कंत गोरी गरबा लगाए, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले, पी के संग झूले, केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले। मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, मधुर मधुर थोड़ी थोड़ी मीठी बतियों से गोरी, चित चुराए हंसत जाए, चित चुराए हंसत जाए, चोरी कर सिर झुकाए, शीस झुके चल चल लट, गालन को छूले, गालन को छूले, केतकी गुलाब केतकी गुलाब जो केत की गुलाब जूही चंपक बन फूले, तो ये अभी तो हम फूलों का मौसम है, देख ही रहे हैं हम कि सब खिले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल खिले हुए हैं, लेकिन जैसे कि हमारी जो बहनें हैं या हम सब स्त्रियां
हमारे जो मन है वो फूल से भी नाजुक हैं, तो थोड़ा उन्हें संभाल कर रखिए। ये सारी बातें आज हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि एक तो विश्व महिला सप्ताह चल रहा है, और इसके साथ साथ वैसे भी सामान्य दिनों में भी उनके काम को तो वैसे भी हम नहीं बहुत पहचान देते हैं, बल्कि नजरअंदाज कर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। हाँ, एक बल्कि पैसे देकर जिसको हम बुलाते हैं उसका बड़ा सम्मान करते हैं। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों पर ख्याल करें। और हालांकि सब लोग यही कहेंगे कि नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो दिखता है वो होता नहीं है। उसके मन की बात तो पहले समझिए। हम तो सोचते हैं जो हमने दे दिया वो बहुत कुछ दे दिया। वो क्या चाहती है? कभी हो सकता है हम सिर्फ एक गिलास पानी चाहते हो, और आप हो सकता है एक गिलास दूध दे रहे हो। तो अब बताइए पानी महत्वपूर्ण है या दूध? बिल्कुल, जिसकी आवश्यकता है वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और स्त्री जो घर में रह करके पूरे घर को बनाती है, दिन भर लोगों के लिए भोजन बनाना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, कपड़े वगैरह ये वो, यानी कितना सारा काम रहता है घर के अंदर। लेकिन कोई भी इस बात को इंगित करता ही नहीं है कि घर का काम भी महत्वपूर्ण है, या फिर ये जितने कार्य हैं। एक बार तो एक सर्वे भी हुआ था, उसमें पता चला था कि अगर स्त्री जो है घर की गृहिणी है, वो दिन भर का जितना काम करती है, अगर उसका आकलन किया जाए पैसे के रूप में कि अगर बाहर की कोई व्यक्ति आकर के इतना काम करेगा तो वो कितना पैसा लगेगा, तो एक अच्छी खासी नौकरी जो होती है ना, उससे भी ज्यादा पैसा उसका बनता है। जी, क्योंकि ये पूर्णकालिक काम है, अंशकालिक काम नहीं है, फुल टाइम जॉब है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर, ये बात जरूर हम जोड़ना चाहते हैं। जैसे तुमने कहा कि काम करती है, कहीं कहीं ठीक है, आर्थिक संपन्नता है तो बहुत सारे आपके सेवक लगे होंगे, लेकिन जो करवाना है वो मानसिक रूप से पूरी जिम्मेदारी को संभालना, उसको संभाल कर आगे चलना, और हर चीज का ख्याल रखना कि पति को कितने बजे जाना है, या इस सदस्य को घर से कितने बजे जाना है, या उसकी रुचि क्या है खाने में, उसके पहनने की रुचि क्या है, या उसको क्या नापसंद है, इन सारी चीजों का जो ख्याल रखना वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर की जो गृहिणी है या पत्नी है, जो भी महिला सदस्य है, वही कर सकती है। क्योंकि पुरुष को तो समझ में ही नहीं आता, हमको लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, और ये सब काम वो बड़े प्यार से निपटाते हैं। कभी भी उसे ये नहीं लगता है कि ये क्या झंझट है, मतलब मुझे नहीं करना है, या इस तरह की एक झिझक उसको नहीं लगती है। तो लेकिन जैसे ये शोध की बात कही ना, ये सर्वेक्षण की बात, सर्वे किया गया था, तो ये सर्वे में ये भी बात भी सामने आई कि ये 100% महिलाओं से जो गृहिणी है, जो केवल घर का काम करती हैं, उनसे पूछा गया आप क्या करती हैं, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने सीधा कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो इतने प्यार से करती है, उन्हें लगता है हम कुछ करते ही नहीं है। तो यानी भी आया, वो खुद भी महत्व नहीं देती इस बात को। जब तक कि बाहर जाकर हम पैसे ना कमाए तब तक हम सोचते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि बाकी सब से कहने से बेहतर है कि पहले अपनी बहनों से कहें कि भाई थोड़ा उठ जाओ, चाय वाय पी लो, और थोड़ा सजग हो जाओ, समझो कि क्या करती हो। हमारा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्य है ये कोई सरल कार्य नहीं है। तो सभी इसके महत्व को पहचाने और महिलाओं को उनका उचित सम्मान दे, और उनकी जरूरतों का आप ख्याल रखें, क्योंकि वो बाहर जाकर के पैसा नहीं कमा रही है, क्योंकि उनका पूरा जो समय है वो आपकी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए आपका ये फर्ज बन जाता है कि उसकी जो जरूरतें हैं, या कुछ पैसा आपको उन्हें हाथ में भी देना चाहिए कि भाई जो अपनी मर्जी हो ले लीजिए, खरीद लीजिए, खाए पिए, और बाहर कहीं घूमने जाना है तो जाए। तो इस तरीके से अगर सामंजस्य बिठाकर रखा जाए तो ये जो समाज की एक व्यवस्था होगी, ये बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। बिल्कुल व्यवस्था होगी। नजरअंदाज करने की बात, एक बात और यहाँ पर याद आ रही है मंजू, कि जैसे कि अक्सर, हालांकि बड़े में भी ये आदत पड़ सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ बचपन से ही पड़ती है, कुछ बच्चे नाखून चबाते रहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी किसी अवसाद की वजह से होता है। बहुत सारे इसके कारण हैं। पहली बात तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि आपकी खुद की आदत तो नहीं पड़ रही है, या आपके घर में कोई बच्चा है उसकी आदत तो नहीं पड़ रही है, या किसी और सदस्य की। शुरुआत में ही रोक लें तो बेहतर है। और कई बार क्या होता है ना, किसी को कोई परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को वो कह नहीं पाते हैं, नहीं कहते, तो वो उनका जो परेशानी का एक निकलने का जो रूप होता है वो नाखून चबाने के रूप में होता है। हालांकि ये आदत बचपन से शुरू होती है, लेकिन अगर इसको रोका ना जाए तो बड़े होने के बाद भी ये आदत बनी रहती है और आगे बढ़ती चली जाती है। और कभी कभी ये आदत एक बड़ी समस्या का रूप भी धारण कर लेती है, क्योंकि इसके कई सारे नुकसान हैं। दिन भर आप अगर दूसरों के सामने नाखून चबाते रहेंगे तो देखने वाले को भी बुरा लगेगा, और आपके लिए तो ये घातक है ही, वो तो अलग चीज है। पहली बात तो जो बैड मैनर्स आते हैं उसमें ही ये शामिल होता है कि एक अच्छा व्यवहार नहीं है जो सबके सामने खराब लगता है, जैसे उंगली बजाना, या ये है नाखून चबाना, या नाक में उंगली करना, ये उसी श्रेणी में आ जाता है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि बीमारियों की जड़ है ये, क्योंकि आप बार बार मुंह में उंगली डाल रहे
रहे हैं, नाखून चलिए खत्म हो चुका है, उसमें गंदगी तो होगी ही नहीं क्योंकि अब आपके नाखून बचे नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि फिर उसके साथ अगर शुरुआत है तो गंदगी भी जा रही है, लेकिन आसपास फिर भी आपने बाहर निकाला, कुछ छुआ, फिर आपने मुंह में हाथ डाल लिया, तो कीटाणु जा रहे हैं मुंह में, है ना? बिल्कुल। तो नाखूनों के अंदर जो है हम चाहे कितना भी हाथ धो लें, लेकिन जब नाखून और चमड़ी के बीच में थोड़े से जो कीटाणु रहते हैं, जब आप बार बार नाखूनों को चबाते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं तो मुंह के लिए भी वो घातक साबित होते हैं। मुंह के अंदर बहुत सारे जब जीवाणु, कीटाणु, विषाणु पैदा हो जाते हैं तो मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है, तो ये भी उसका एक नुकसान है। और नाखूनों को हम जब चबाते हैं तो बड़े बुरी तरीके से चबाते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते, उसमें खींच लेते हैं उन्हें, और तो इस कैसे तरह ध्यान रखेंगे? क्योंकि जब हम बहुत परेशानी में होते हैं तब ये काम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो पहले तो समझिए कि पहले तो जब आप कुछ अवसाद होगा, कुछ तनाव बहुत ज्यादा होगा, या बहुत ज्यादा आपको घबराहट हो रही होगी, कहीं आपको भय होगा, किसी, ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से शुरुआत होती है। फिर जिस समय आप नर्वस हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप, कुछ लोग तो मतलब हाथ के सब खत्म कर देते हैं, फिर पैरों पे शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, पैरों के आप हाथ से नोचना शुरू कर देते हैं, फिर उसके आसपास की जो त्वचा है उसको भी नोचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ये से अच्छा है कि दूसरों के ना कहीं ऐसा ना हो कि अपनी उंगलियों के नाखून खत्म हो गए तो हम दूसरों की उंगलियां चबाने लग दूसरे जाए। की उंगली तो नहीं चबाते हैं, उसमें दूसरों का दिमाग हम लोग खाते हैं और बहुत सारे और भी शब्द बांट छोड़ते हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जो है, ये जो नाखून चबाने वाली जो है, इसके साथ साथ हमारी बहनों में अगर बात करें तो नेल पॉलिश जो है वो मुंह में जाती है ना? बिल्कुल, नेल पॉलिश लगी होती है, और अगर हम उनको चबाते हैं तो उसके अंदर केमिकल होते हैं बहुत सारे, तो वो भी जो है वो मुंह के अंदर चले जाते हैं, ये भी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। और जब नाखून चबाते हैं तो हमने जैसा कहा कि बड़े बुरी तरीके से उनको नाखून, तो उसकी जो जड़ें होती है वो भी खराब हो जाती है, तो उसके बाद में नाखून ठीक तरीके से आ नहीं पाते हैं, तो ये एक समस्या हो जाती है। दूसरा, दिन भर जब उंगली मुंह के अंदर रहती है, गीली गीली रहती है, तो जो उंगलियों की जो त्वचा है वो भी खराब होकर के वहां भी घाव हो जाते हैं, और कई बार तो उन घावों में कीटाणु पैदा होकर के इतने बुरी तरीके से हो जाते हैं कि कई बार डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, उनके पास जाना पड़ता है, इलाज करवाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हो सकती है, इसलिए जहां तक हो सके इस आदत से हमें बचे रहना चाहिए। आपकी जो भी नकारात्मक भाव हैं उनको निकालने का एक दूसरा तरीका खोजना चाहिए। किसी मनोवैज्ञानिक की आप सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, या फिर बड़ों का भी ये फर्ज बनता है कि बच्चों में जहां ये आदत पनप रही है वहीं उसे रोकने का प्रयास करें, जाने की इसे क्या परेशानी है, उस परेशानी को दूर किया जाएगा तो ये आदत स्वतः ही दूर हो जाएगी। और कारण ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, कारण कुछ भी हो, जिस वजह से ये शुरू होता है, हो सकता है वो कारण समाप्त हो चुका है, लेकिन अब चूंकि आपकी आदत पड़ गई है तो आप चबाते रहते हैं। तो बेहतर है कि कारण को ढूंढें। आमतौर पे वैसे क्या होता है मंजू, ये बात हाँ यहाँ बहुत जरूरी है जोड़ना, कि जो हम कारण तो ढूंढते नहीं है। जैसे किसी बच्चे की आदत है तो बस उसके हाथ पर मार दिया, निकालो मुंह से हाथ, निकालो मुंह से हाथ, क्या कर रहे हो? हम उसके पीछे की कहानी नहीं सुनना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, और ये वो बच्चा बताएगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सजग हो जाइए और ध्यान रखिए कि बच्चे को क्या दिक्कत है और उसको समाप्त करने की कोशिश करिए। कारण जानने का प्रयास नहीं करते, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बच्चा बोलता रह जाता है, मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा है, पापा ये है वो है, लेकिन बड़े लोग क्या सोचते, बच्चों की बातों पर ध्यान देना कोई जरूरी मुद्दा नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं है, तो वो बच्चा बोलता रह जाता है, नजरअंदाज कर जाते हैं। फिर बच्चा बोल बोल के जब थक जाता है और उसे लगता है कि कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो चुप हो जाता है, और उसकी वो जो चुप्पी है वो इस तरह के किसी न किसी काम में निकलती है जो कि बेहद खतरनाक हो सकती है। इसलिए बड़े लोग इस बात पर ध्यान दें कि भाई आखिर इसके अंदर की जो जड़ है वो कहाँ पर है। और हम लोग ध्यान रखें कि हमारी सखियां और हमारे दोस्त क्या सुनना चाह रहे हैं ना। आहा हा बस अब तरसाना छोड़ो, यूं ही शर्माना छोड़ो, बस अब तरसाना छोड़ो, यूं ही शर्माना छोड़ो, जो दिल में प्यार का तूफान है हम जान गए हैं, जो दिल में प्यार का तूफान है हम जान गए हैं। हमें बहकाना छोड़ो, कि पीछे आना छोड़ो, हमें बहकाना छोड़ो, कि पीछे आना छोड़ो, तुम्हें जिस चीज का अरमान
कितना निखर के कोई आए तो है आए किसी के लुभाने को, इतना निखर के कोई आए तो है आए किसी के लुभाने को। तन्हा किसी को कोई पाए तो ना मचले गले से लगाने को, कितना छुपाए तेरी झुकती निगाहें, ये किसके कत्ल का सामान है हम जान गए हैं, ये किसके कत्ल का सामान है हम जान गए हैं। हमें बहकाना छोड़ो, जी पीछे आना छोड़ो, तुम्हें जिस चीज का अरमान है हम जान गए हैं। बहाने अजी आओ भला अपनों से कैसा शर्माना। पकड़ो न आंचल मेरा, जकड़ो न बाहें, ये जितनी आपसे पहचान है हम जान गए हैं, ये जितनी आपसे पहचान है हम जान गए हैं। बस अब तरसाना छोड़ो, यूं ही शर्माना छोड़ो, जो दिल में प्यार का तूफान है हम जान गए हैं। करनी है तुमसे कई बातें वो जो कानों में कहने वाली है, करनी है तुमसे कई बातें वो जो कानों में कहने वाली है। जानू मैं जानू कभी खाते जो है चाले वो देखे भाली है। जुल्फों के नीचे दे दो दिल को पनाहे, ये मुश्किल किस कदर आसान है हम जान गए हैं, ये मुश्किल किस कदर आसान है हम जान गए हैं। हमें बहकाना छोड़ो, जी पीछे आना छोड़ो, तुम्हें जिस चीज का अरमान है हम जान गए हैं। रेणु जी गाना सुन के आपको मजा आया कि नहीं? मजा तो आ गया, सब कुछ जान गए, लेकिन ये जो घड़ी है ना इसकी टिक टिक आज तक नहीं जान पाए कि कब खत्म हो जाती है, कब पता चलता है कि अब इसको ये इशारा कर देती है बस बस निकलिए निकलिए। हाँ, और ये नहीं जान पाया तब हम तब हमें ये जानना होता है कि भाई बस अब इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देना होगा हमें। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।